हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल अभी विजन में। आज हम सभी भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित उन मुख्य बिंदुओं और तथ्यों पर चर्चा करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र के संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन करना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बिना संविधान सभा के संविधान का निर्माण करना संभव नहीं है। अतः भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए भी एक संविधान सभा का गठन किया गया। तो आज का हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट है कि भारत में संविधान सभा का गठन का विचार वर्ष 1934 में पहली बार एम.एन. रॉय जी के द्वारा रखा गया। एम.एन. रॉय एक इंडियन पॉलिटिकल थिंकर थे और भारत में वामपंथी आंदोलन के प्रखर नेता रहे थे। तो आपको याद रखना है कि भारत में संविधान सभा का गठन का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय जी के द्वारा रखा जाता है। इसके बाद 1935 में पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। नेक्स्ट 1938 में आईएनसी की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और इसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। ओके, तो नेहरू के इस मांग को, नेहरू जी ने ये डिमांड जो किया था, तो नेहरू के इस डिमांड को अंततः ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। अंततः नेहरू के इस डिमांड को ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है, जिसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव, और इसे सन 1940 के अगस्त प्रस्ताव, अगस्त ऑफर के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि नेहरू जी जो 1938 में आईएनसी की ओर से संविधान सभा का डिमांड करते हैं और इस मांग को ब्रिटिश सरकार सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लेती है, इसी को हम लोग 1940 के अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ओके, तो अगस्त ऑफर का ईस्वी सन यदि आपको पूछेगा तो आप याद रखिएगा 1940। ओके, इसके बाद आती है क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन सन 1942 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर के सदस्य सर स्टेफर्ड क्रिप्स एक स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए ब्रिटिश सरकार के एक प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत आए और इसमें यह कहा गया कि जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो जाएगा तब भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। यह किसके द्वारा कहा गया? यह क्रिप्स मिशन के एक प्रस्ताव के द्वारा कहा गया कि जब वर्ल्ड वॉर 2 समाप्त हो जाएगा तब भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा की जाएगी। साथ ही साथ क्रिप्स मिशन के अनुसार ब्रिटिश सरकार एक ऐसे भारतीय संघ की स्थापना करना चाहती है जिसकी स्थिति ब्रिटिश सम्राट के अंतर्गत एक पूर्ण औपनिवेशिक साम्राज्य की होगी और इसे ब्रिटेन से संबंध विच्छेद करने की भी स्वतंत्रता होगी। इस प्रस्ताव में इस बात को भी शामिल किया गया था, तो ध्यान में रखेंगे आप सभी। क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग के द्वारा अस्वीकार किया गया क्योंकि मुस्लिम लीग की मांग थी कि भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए। भारत को 2 स्वायत्त हिस्सों में बांट दिया जाए जिनकी अपनी अपनी संविधान सभाएं हों। तो इस प्रकार से क्रिप्स मिशन असफल हो जाती है। अंततः भारत में एक कैबिनेट मिशन को भेजा गया और इस कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। इस कैबिनेट मिशन में कितने मेंबर थे? 3 मेंबर थे।
जिनमें से फर्स्ट मेंबर थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकेंड थे सर स्टेफर्ड क्रिप्स, थर्ड थे एवी अलेक्जेंडर। तो ये तीनों मेंबर का नाम आप याद रखेंगे, ये बार बार परीक्षा में पूछी जाती रही है कि कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे, उन तीनों मेंबर में से कौन कौन से थे। फर्स्ट है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सेकेंड है सर स्टेफर्ड क्रिप्स और थर्ड है एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट है कैबिनेट मिशन प्लान 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचती है और कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना, अपनी प्लान 16 मई 1946 को प्रकाशित करती है। तो ये भी 2 पॉइंट आप याद रखेंगे कैबिनेट मिशन के कॉन्टेक्स्ट में कि कैबिनेट मिशन जो है वो 24 मार्च 1946 को भारत पहुंचती है और कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना कब प्रकाशित की। कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना अर्थात अपनी प्लान 16 मई 1946 को प्रकाशित करती है। तो ये 2 पॉइंट भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और इसमें आप ये भी याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर सम्मिलित थे, जिसमें फर्स्ट हैं लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। ओके, कैबिनेट मिशन ने 2 संविधान सभाओं की मांग को जो मुस्लिम लीग के द्वारा रखी गई थी उसे ठुकरा दिया, लेकिन अपनी योजना के तहत, अपनी प्लान के तहत उसने ऐसी संविधान की रूपरेखा प्रस्तुत की जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर दिया। अर्थात वह अपना ऐसा प्लान प्रस्तुत करता है जिसने मुस्लिम लीग को काफ़ी हद तक संतुष्ट कर देता है। ओके, तो आइए अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कंपोजिशन को समझने का प्रयास करता है कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार से होता है। तो देखिए, कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। तो आप याद रखेंगे कि संविधान सभा का गठन कब हुआ। नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। और किसके सुझाए गए प्रस्तावों के तहत इसका गठन होता है। तो कैबिनेट मिशन प्लान के द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत संविधान सभा का गठन किया जाता है। कब? नवंबर 1946 में। तो आप याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके, संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 389 होनी थी। दैट मीन्स द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इक्वल टू 389। तो टोटल स्ट्रेंथ कंस्टिट्यूएंट असेंबली की कितनी रखी गई? 389। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत, दैट मीन्स ब्रिटिश इंडिया को, और 93 सीटें देसी रियासतों, दैट मीन्स प्रिंसली स्टेट्स को आवंटित की जानी थी। 296 सीटें किनको आवंटित की जानी थी? ब्रिटिश भारत को। और 93 सीटें किसको आवंटित की जानी थी? प्रिंसली स्टेट्स को। तो 296 प्लस 93 कितना हो गया? 389। दैट मीन्स की टोटल स्ट्रेंथ कंस्टिट्यूएंट असेंबली की 389 होनी थी। ओके, नेक्स्ट है ब्रिटिश भारत को आवंटित की गई 296 सीटों में 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का चयन मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि ब्रिटिश भारत को जो 296 सीट आवंटित की जानी थी, ब्रिटिश भारत को जो 296 सीट आवंटित की जानी थी, इनमें से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों, 11 गवर्नर्स प्रोविंसेस, और 11 गवर्नर प्रोविंसेस उस समय कौन कौन थे? तो गवर्नर प्रोविंसेस उस समय थे जैसे कि मद्रास, बॉम्बे, यूपी, बिहार, सेंट्रल प्रोविंसेस, उड़ीसा, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, सिंध, बंगाल और आसाम। ये 11 गवर्नर प्रांत थे उस समय के। तो 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नर के प्रांतों और 4 का जो चयन है, 4 सदस्य का जो चयन है वो मुख्य आयुक्त के प्रांतों, चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस से किया जाना था। तो याद रखेंगे आप सभी, ये भी बात आप याद रखेंगे कि 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन से थे?
तो दिल्ली, अजमेर मेरवाड़, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे। हर प्रांत व देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, अर्थात प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। कितने पर? प्रत्येक 10 लाख लोगों पर 1 सीट आवंटित की जानी थी। ओके, तो इस फैक्ट को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रत्येक ब्रिटिश प्रांत को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 प्रमुख समुदायों के बीच उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाना था। और ये 3 समुदाय कौन कौन से थे? ये 3 समुदाय थे मुस्लिम, सिख, जनरल, और जनरल में मुस्लिम और सिख को छोड़कर सभी आ जाते थे। ओके, प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था और एकल संक्रमणीय मत, सिंगल ट्रांसफेरेबल वोट के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय असेंबली में उस समुदाय के सदस्यों द्वारा किया जाना था। किस समुदाय के सदस्यों द्वारा? जो उस स्पेसिफिक कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। उस समय जो प्रोविंसेस होते थे, आज जिन्हें हम स्टेट कहते हैं, पहले उन्हें प्रोविंसेस कहा जाता था। तो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करते थे, जैसा कि आज स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं, उसी प्रकार से पहले प्रोविंसेस में प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली हुआ करते थे। तो यहाँ कहा जा रहा है कि प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव प्रोविंसेस लेजिस्लेटिव असेंबली के उन मेंबर्स के द्वारा किया जाएगा जो उस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और चुनाव किस आधार पर होगा? चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके से मतदान किया जाना था। ओके, जिस प्रकार से हम राष्ट्रपति के चयन में, प्रेसिडेंट के चयन में, प्रेसिडेंट के निर्वाचन में हम लोग इसी सिस्टम का प्रयोग करते हैं, इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं, एकल संक्रमणीय मत और समानुपातिक प्रतिनिधित्व तरीके का प्रयोग करते हैं राष्ट्रपति के चयन में। उसी के आधार पर प्रत्येक समुदाय के प्रतिनिधियों का चुनाव होना था। ओके, नेक्स्ट है देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन। और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनके प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वेयर टू बी नॉमिनेटेड बाय द हेड्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स। ओके, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे कि देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के जो प्रमुख होंगे, जो हेड होंगे, उनके द्वारा किया जाना था। अतः यह स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ध्यान में रखेंगे। आपसे पूछी जा सकती है कि संविधान सभा की क्या विशेषता थी? संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज टू बी पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड बॉडी। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। यहां ये बात आप समझ लीजिए कि इसे आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ब्रिटिश प्रांत में प्रतिनिधियों का चयन चुनावों के माध्यम से किया जा रहा था, जैसे कि हमने अभी अभी आपको बताया, और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों द्वारा किया जाना था, यानी इन्हें नॉमिनेट किया जा रहा था। ओके, तो इसीलिए यहाँ कहा जा रहा है कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। तो ये इसकी एक मुख्य विशेषता है संविधान सभा की। इसके अलावा सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों, मेंबर्स ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव एक सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था। तो ये भी एक विशेषता है संविधान सभा की। नेक्स्ट है, संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट है।
कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब होता है। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में होता है। नेक्स्ट है, ध्यान में रखेंगे आप सभी, ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु इस चुनाव में ब्रिटिश भारत को जो आवंटित किए गए वो कितने सीट थे? 296 सीट थे। तो ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों हेतु चुनाव होता है और इस चुनाव में आईएनसी को, दैट मीन्स कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलती हैं। ओके, जो जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव प्रारंभ होता है और इसमें ब्रिटिश भारत के लिए जो आवंटित की गई सीट थी वो 296 सीट थी। इस सीट पर चुनाव होता है और इस चुनाव में आईएनसी को 208 सीट मिलती है, मुस्लिम लीग 73 सीटें जीतती हैं और तथा छोटे समूह व स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें मिलती है। ओके, तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। देसी रियासतों जैसे कि प्रिंसली स्टेट्स को आवंटित की गई 93 सीटें नहीं भर पाई और देसी रियासतों को जो 93 सीट दी गई थी वो नहीं भरती है। क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि उन्होंने खुद को संविधान सभा से अलग रखने का निर्णय लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि हम राजतंत्र को ही समर्थन करें, लोकतंत्र को वो नहीं अपनाना चाहते थे। इसीलिए ये सीट खाली रह गई, वो भर नहीं पाई क्योंकि उन्होंने खुद से संविधान सभा को अलग रखने का निर्णय लिया। ओके, नेक्स्ट है संविधान सभा की कार्यप्रणाली, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आइए इसके मेन फैक्ट्स के बारे में, इनके मेन बिंदुओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट है इसमें कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। ये बात आप सभी लोगों को पता होगा कि संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है? 9 दिसंबर 1946 को होती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन के रूप में आपके एग्जाम में कितने बार पूछी जा चुकी है, तो आपको ऐसे भी ध्यान में होगा। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और ये जो संविधान सभा की पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को, इसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया, बॉयकॉट किया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग चाहती थी कि वो एक अलग राष्ट्र का निर्माण करे, एक पाकिस्तान बनाए। ठीक है, एक मुस्लिम कंट्री बनाए, पाकिस्तान। इसलिए इस बैठक में केवल 211 सदस्यों ने ही भाग लिया। क्योंकि मुस्लिम लीग इसमें भाग नहीं लेती है, इसलिए सदस्यों की संख्या कितनी रह जाती है? 211 सदस्यों ने ही संविधान सभा की पहली बैठक में भाग लिया। तो इस डेटा को भी आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया। तो इस डेटा को आप याद रखिएगा कि 211 सदस्यों ने इसमें भाग लिया। ओके, नेक्स्ट है इस सभा के दैट मीन्स कि इस संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, है ना। 9 दिसंबर 1946 को इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य, संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। दैट मीन्स कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो द टेम्पोररी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रहता है। ओके, तो ध्यान देना है। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। मतलब जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा रहते हैं वो सिर्फ 2 दिन के लिए टेम्पररी प्रेसिडेंट के रूप में चयनित किए जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर दिया जाता है। ओके, इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स आप जान लीजिए कि 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की बैठक होती है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। साथ ही साथ डॉक्टर एच सी मुखर्जी को
वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। और उसके अलावा वीटी कृष्णामाचारी को भी वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर चयनित किया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, 2 उपाध्यक्ष थे, संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे, 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट कौन है? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी, और सेकेंड है वीटी कृष्णामाचारी। तो ये 2 नाम आप याद रखिएगा। 11 दिसंबर 1946 को जो बैठक हुई थी उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थाई अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया जाता है और एच.सी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है, वीटी कृष्णामाचारी को भी वाइस प्रेसिडेंट बनाया जाता है। इस तरह से संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। ओके, इसके अलावा सर बी.एन. राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के तौर पर नियुक्त किया जाता है ना। उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनाया जाता है, दैट मीन्स कि संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किन को? सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है उद्देश्य प्रस्ताव। इसे इंग्लिश में हम लोग ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसमें फर्स्ट पॉइंट है 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। कब पेश किया? तो इस डेट को आप ध्यान में रखेंगे, 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है संविधान सभा में। किनके द्वारा किया जाता है? पंडित नेहरू जी के द्वारा किया जाता है। इसमें संवैधानिक संरचना एवं दर्शन की झलक थी। और इस उद्देश्य प्रस्ताव में क्या चीज हम लोगों को देखने को मिलता है? संवैधानिक संरचना, अर्थात इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर की बात की जाती है कि हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसकी संरचना कैसी होगी, उसकी ढांचा कैसा होगा, और उसके दर्शन के बारे में, उसके फिलोसॉफी कैसी रहेगी, उसके बारे में इसमें बात की गई थी इस प्रस्ताव में। ओके, इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। और इस प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया? 22 जनवरी 1946 को इसे सर्वसम्मति के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। और इसने, दैट मीन्स कि उद्देश्य प्रस्ताव ने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। ओके, इसमें कहा जा रहा है कि उद्देश्य प्रस्ताव को ही मॉडिफाई करके, उसमें कुछ चेंज करके उसे संविधान की प्रस्तावना के रूप में तैयार की जाती है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। तो ये फैक्ट आप ध्यान में रखेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था नेहरू जी के द्वारा, है ना, जो उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी के द्वारा लाया गया था, उसी में कुछ परिवर्तन करके संविधान की प्रस्तावना बनती है। इसीलिए संविधान की प्रस्तावना को संविधान की उद्देशिका भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन, चेंजेज बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। देखिए, इसके अंतर्गत क्या है? इसके अंतर्गत है कि जैसे कि 3 जून 1947 को माउंटबेटन प्लान एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इसके पश्चात भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में 3 परिवर्तन किए। और जब 3 जून 1947 में माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, तब इसके बाद भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 संविधान सभा के कंडीशन में 3 बड़े चेंज लाते हैं। ठीक है, और वो 3 बड़े चेंज कौन कौन से हैं? वो 3 बड़े चेंज हैं। फर्स्ट है, ध्यान में रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, कि सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। सभा को, दैट मीन्स कि संविधान सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। संप्रभु निकाय बनाया गया जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी, अर्थात जो अपना निर्णय, संप्रभु का मतलब होता है कि जो आंतरिक व बाह्य निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो इसीलिए
सभा को पूरी तरह से संप्रभु निकाय बनाया गया। क्यों? क्योंकि वह स्वेच्छा से दैट मीन्स कि वह अपनी इच्छा अनुसार कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का भी अधिकार दे दिया, कि वह ब्रिटिश संसद जो अब तक कानून बनाई है उसको वह समाप्त कर सकती है या उसमें कुछ बदलाव कर सकती है, ये अधिकार दिया गया। ओके, नेक्स्ट जो बदलाव किया गया 1947 के द्वारा वो है संविधान सभा एक विधायिका बन गई, दैट मीन्स कि एक लेजिस्लेचर बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए, दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। तो इसे एक विधायिका का रूप दिया जाता है संविधान सभा को, और इसके दो काम सौंपे जाते हैं। फर्स्ट क्या है? भारत के लिए संविधान बनाना, स्वतंत्र भारत के लिए, और दूसरा क्या था? देश के लिए आम कानून लागू करना। और इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करने के लिए इसे कहा गया। इस तरह संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। संविधान सभा क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। क्यों? कैसे पहली संसद बनी? क्योंकि संसद का काम होता है कानून बनाना, तो कानून बनाने का काम किसे सौंपा गया? संविधान सभा को सौंपा गया। संविधान सभा को एक लेजिस्लेचर का रूप दिया गया और उसे बोला गया कि आप भारत के स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य कीजिए और देश के लिए आम कानूनों को भी लागू कीजिए। इसीलिए इसे स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में जाना जाता है। तो इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्वतंत्र भारत की पहली संसद, स्वतंत्र भारत की पहली संसद के रूप में किसे जाना जाता है? तो आप याद रखेंगे संविधान सभा को। ओके, यहां पे एक फैक्ट और आप ध्यान में रखेंगे कि जब भी संविधान सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे। और जब बैठक बतौर विधायिका होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। कौन करते थे? जीवी मावलंकर। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। ओके, संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। कब तक करती रही? 26 नवंबर 1949 तक संविधान सभा के रूप में भी कार्य की और विधायिका के रूप में कार्य की। संविधान सभा के रूप में कार्य कैसे की? भारत के लिए संविधान बनाने का कार्य इसे सौंपा गया। और विधायिका के रूप में कार्य कैसे की? विधायिका के रूप में काम इस प्रकार की कि वो संविधान सभा देश के लिए आम कानूनों को भी लागू करने का कार्य की। ओके, तो 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में संविधान सभा ने कार्य किया और इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। किस समय तक? 26 नवंबर 1949 तक। ओके, नेक्स्ट जो चेंज आया वो है मुस्लिम लीग के सदस्य भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए और मुस्लिम लीग के जो सदस्य थे भारतीय संविधान सभा में वो भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से माउंटबेटन प्लान के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग संविधान सभा से बाहर हो जाती है। शुरुआत में संविधान सभा की टोटल सीट 389 रखी गई थी, वो गिर कर कितनी हो जाती है? 299 हो जाती है। ओके, भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों दैट इज प्रिंसली स्टेट्स की संख्या 93 से 70 कर दी गई। ओके, तो इस फैक्ट को भी आप ध्यान में रखेंगे। ये 3 बड़े बदलाव इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा भारतीय संविधान सभा में की जाती है। भारतीय संविधान सभा के कुछ अन्य कार्य भी रहते हैं, जैसे संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने कुछ निम्नलिखित कार्य भी किए, जिसमें फर्स्ट है कि इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया।
तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा, इस डेट को आप याद रखिएगा कि कितने ईस्वी में भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। तो आप याद रखिएगा मे 1949 में। सेकेंड है, इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया, नेशनल फ्लैग को अपनाता है 22 जुलाई 1947 को। तो ये भी प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम में कि भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया। तो आप याद रखिएगा 22 जुलाई 1947 को। थर्ड है, इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया, दैट मीन्स कि नेशनल एंथम जन गण मन। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राष्ट्रीय गान को संविधान सभा कब अपनाता है, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, इसने 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग को भी अपनाता है, और हम लोगों के देश का नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। ओके, नेक्स्ट है, इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। ओके, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति बनाया गया था। और कब बनाया गया, 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया संविधान सभा के द्वारा। तो ये 5 फैक्ट आप याद रखिएगा, इनके डेट आप याद रखेंगे। ये बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछी जाती है कि भारत की सदस्यता, कॉमनवेल्थ में भारत की सदस्यता का सत्यापन संविधान सभा ने कब किया, नेशनल फ्लैग को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया, राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में कब चुना गया। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। ओके, नेक्स्ट है, संविधान को बनाने में कितने दिन का समय लगा था, आप सभी को पता होगा। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठक हुई। दैट मीन्स कि संविधान को बनाने में कुल समय जो लगा था वो 2 साल 11 महीना और 18 दिन लगा था। और 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। कुल कितनी बैठकें हुई, 11 बैठकें हुई। तो इस डेटा को भी आप ध्यान में रखेंगे। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, है ना। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया, और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। इसके प्रारूप पर कितने दिनों तक विचार हुआ, 114 दिनों तक विचार हुआ। साथ ही साथ संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपये का खर्च आया। संविधान के निर्माण पर कुल खर्च कितना आया, 64 लाख रुपये का खर्च आया। तो इन सभी को भी आप ध्यान में रखेंगे। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इसके बाद सभा ने, दैट मीन्स कि संविधान सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई गई हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो में हम सभी संविधान सभा की समितियों के बारे में जानेंगे, कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन करती है। उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।